हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए टॉपिक की क्लास में जो कि है प्रोनाउन। दोस्तों, काफी स्पेशल टॉपिक है। जब आप नाउन कंप्लीट कर लेते हैं तो दूसरे नंबर पे आपको प्रोनाउन ही पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि ये नाउन से ही बना हुआ टॉपिक है दोस्तों, और नाउन के आधार पर ही कॉन्सेप्ट्स यहां पे बनाए जाते हैं। आज के सेशन में प्रोनाउन का पार्ट 1 होगा, यानी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम इस सेशन में कवर करेंगे दोस्तों। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे क्लास नोट्स के अंतर्गत, तो उसको मेरे साथ आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा दोस्तों। शुरुआत अगर कर दी है तो सेशन पूरा देखिएगा। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। इस 14 साल में बच्चे मैंने यही तो सीखा है कि आपको आखिर इंग्लिश पढ़ाना कैसे है कि चीजें आपके लिए आसान हो जाए, आप हर कॉन्सेप्ट को याद भी रख पाए और एग्जाम में जब आए उन पर क्वेश्चंस तो आप उसे इंप्लीमेंट कर पाए। ये चीज सिखाऊंगा दोस्तों आप सभी को। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक जो आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन है क्या, पहले उस पर बात करेंगे एक एक करके, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा प्रोनाउन को किस तरीके से बांट के या इसका नाम किस तरीके से पड़ा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, प्रोनाउन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है प्रो और दूसरा है बच्चे नाउन। प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ का मतलब है की जगह पर। इन प्लेस यानी किसी की जगह पर, की जगह, किसी की जगह पर हो, ठीक है। और दूसरा लिखा हुआ है नाउन। नाउन यानी कि जो आपको पढ़ाया जा चुका है, दैट इज नेम। तो प्रोनाउन का मतलब हुआ कि एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करो जो किसी नेम की जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों। किसी नेम की जगह पर, किसी नेम की जगह पर, नेम अर्थात नाउन, किसी नाउन की जगह पर यूज होने वाले शब्द को ही प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर राम लिखा हुआ है दोस्तों, अब आपने दूसरा सेंटेंस लिखना है तो आप राम ना लिखकर आपने राम के लिए ही लिख दिया दोस्तों। ये जो ही शब्द है वो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो गया, तो हम इस ही को प्रोनाउन बोलेंगे दोस्तों। ऐसी कोई भी सेंटेंस में कहीं पर शी लिखा हुआ दिख रहा है तो हो सकता है किसी रीता के लिए, किसी पूजा के लिए, किसी अर्चना के लिए शी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहां पे जो शी है वो इस नाम की जगह पर इस्तेमाल किया गया, तो ये भी एक प्रोनाउन हो गया। तो आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं कि भैया जो प्रोनाउन है ना, इसका अस्तित्व ही केवल नाउन से है। अगर दुनिया में नाउन नहीं होता तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को बनाया ही नहीं जाता। यानी इसका कर्ता धर्ता पालन हरता, इस प्रोनाउन का पालनहार नाउन ही होता है दोस्तों। तो सारी कहानी यहां पर किस पे चली गई कि भैया नाउन है तो उसी पर प्रोनाउन है। अब जब कभी भी नाउन के लिए प्रोनाउन चूज किया जाता है ना दोस्तों, तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान देना होता है। जैसे सबसे पहला ध्यान देना होता है कि भैया जो नाउन है वो कौन से जेंडर का है, मैस्कुलिन है, मेल है, फीमेल है, नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि उसी के हिसाब से तो आप प्रोनाउन चूज करोगे। अब जेंडर में कहीं पर राहुल लिखा हुआ है और आप राहुल के लिए शी लगा के बैठ गए, तब तो 0 नंबर मिलेगा ना भाई साहब। भाई राहुल है तो राहुल के लिए तो ही लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहला जो नाउन के लिए प्रोनाउन चूज करना होता है उसमें यही देखना होता है कि वो जो नाउन है वो किस जेंडर का है, क्योंकि प्रोनाउन हर जेंडर के नाउन के लिए अलग अलग है दोस्तों। पुरुष के लिए अलग है, महिला के लिए अलग है, निर्जीव वस्तुओं के लिए अलग है, यानी हर जेंडर के अलग अलग प्रोनाउंस दिए हुए हैं। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहां पे देखना होता है नंबर। नंबर का मतलब है कि आपका जो नाउन है वो सिंगुलर नंबर का है या प्लूरल नंबर का है। सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर प्रोनाउन लगाना है, प्लूरल है तो आपको प्लूरल प्रोनाउन लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि भैया राहुल है तो आपको ही लगाना है, लेकिन अगर सेंटेंस में नाउन की जगह पर राहुल एंड नेहा लिखा होता तब थोड़ी ना आप ही या शी लगाते, तब तो आप इसके लिए दो होने की वजह से ये प्लूरल हो गया, और जब ये नाउन प्लूरल हो गया तो आपको प्रोनाउन भी प्लूरल वाला लगाना पड़ता। यानी दूसरे नंबर पे जो आपको करना होता है वो होता है आपका प्रोनाउन का नंबर। ये दो चीज हो गया। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों केस। केस का मतलब क्या है? केस का मतलब हो गया बच्चे कि आपका जो नाउन है वो सेंटेंस में किस केस में यूज हो रहा है। क्या वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्या वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, क्या वो सेंटेंस में कोई पोजीशन शो कर रहा है, वो क्या है, वो जिस केस का होगा उसी केस का आपको प्रोनाउन लिखना है। जैसे अब आपने कहीं पर देखा कि राहुल लिखा हुआ है, अब ये राहुल अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो ही आएगा, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो हिम आएगा, और अगर यहां पर पोजीशन चाहिए तो हिज आएगा। यानी कुल मिला के राहुल के लिए ही ये तीनों प्रोनाउंस यूज होते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है और तीसरा पोजीशन है। तो इस बात का ध्यान रखें। आपके एग्जाम में मैंने कई बार एरर देखी है
बच्चे, प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने कई बार सॉल्व कराया, कई अलग अलग ईयर्स के, और उसमें ये चीज कई बार देखने को मिला है कि भैया आपका कभी नाउन का जेंडर गलत करके प्रोनाउन दे देंगे, कभी उसका नंबर गलत करके प्रोनाउन दे देंगे, तो कभी तीसरे नंबर पे केस गलत करके प्रोनाउन दे देंगे। चाहिए होगा कोई और केस, ऑब्जेक्टिव लगा देंगे सब्जेक्टिव, चाहिए होगा सब्जेक्टिव लगा देंगे ऑब्जेक्टिव। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि कहां पे कौन सा केस यूज किया जाएगा। ये बहुत ही अहम चीज है और इस पर आपको काम करने की जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब ये बेसिक बातें सीख जाते हैं तो इसके बाद कुछ रटी रटाई डेफिनेशन पे काम कर लेते हैं। जैसे A word which is used in place of a noun is called pronoun। हर किताब में ऐसी डेफिनेशन लिखी हुई है, अब बच्चा रट्टा मारे बैठा पड़ा है, कोनो फायदा ही नहीं हो रहा कि आखिर इसका मतलब क्या है। आज से आपको ये फायदा होगा। क्या कह रहा है कि a word which is used in place of a noun। मैंने आपको यही बात समझाई ये वाले पेज पे कि आखिर जो वर्ड जो इन प्लेस ऑफ अ नाउन यूज किया जाए, कोई भी ऐसा शब्द जो इन प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाए, उसी को प्रोनाउन कहते हैं। तो ये हमने मल्टीपल एग्जांपल्स देखे और प्रोनाउन के चुनाव में 3 बातों का ध्यान रखते हुए ही करें। उस नाउन के तीनों चेक कर लें, जेंडर, नंबर और केस, और फिर इन तीनों की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए आपका प्रोनाउन। समझ में आया? दूसरी बात में है कि भैया अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। अगर हम नाउन से ही काम चलाते, राहुल था, पूजा थी, नेहा थी, अर्चना थी, आकाश था, विकास था, कुछ भी, बच्चे जब ये सारे नाम थे तो हमें प्रोनाउन लिखना ही क्यों था? नाम से काम चल ही रहा था ना। तो वहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। किसी नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अगर नाउन आप बार बार रिपीट करोगे तो सेंटेंस सुंदर लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा ये क्या बार बार बोल रहे हैं और गंदा लगेगा आपको। उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए रिपीटिशन को अवॉइड किया जाता है और अवॉइड करने के लिए आपको प्रोनाउन लिखना पड़ता है। इसको समझेंगे एग्जांपल से दोस्तों। जैसे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिया, राम इज अ गुड बॉय, नन्हा सा सेंटेंस है। अगर मुझे राम के बारे में 4 बातें और कहनी है तो मुझे बार बार लिखना पड़ेगा राम वॉक्स हार्ड, फिर मैं आगे लिखूंगा राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर उसके बाद मैं और लिखूंगा अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर इसके बाद और लिखूंगा राम ब्रशेस हिज टीथ, राम डज दिस थिंग, राम 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 राम, बहुत सारी चीजें। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने हर सेंटेंस में नाउन 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 लिखा है, राइट? पढ़ने में कितना गंदा लग रहा है। राम इज अ गुड बॉय, राम वॉक्स हार्ड, राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राम वॉक्स हार्ड, राम गोज टू स्कूल, राम completes his homework on time, Ram respects others, Ram respects his national anthem। कितनी सारी चीजें, हर जगह राम राम राम। ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि यहां पर भाई साहब कुछ ज्यादा ही हो गया? देखो भगवान जी का नाम है तो लेने से पुण्य तो हो सकता है या नहीं हो सकता, वो तो अपनी जगह है, लेकिन भैया आपका सेंटेंस तो गंदा ही लग रहा है। तो इसको सही करें, ये अच्छा लगे, उसके लिए आप इस जगह पर अपने नाउन के उन तीनों को पहचानो। जैसे आपने देखा, पहले वाला तो नाउन ही लिखना है, राम इज अ गुड बॉय, फिर इसके बाद आने वाले सब को बदल दो। यहां पे राम सब्जेक्ट है, राम मैस्कुलिन है, राम सिंगुलर है। 3 चीज देखा, कौन सा जेंडर है तो मैस्कुलिन जेंडर है, कौन सा नंबर है तो सिंगुलर नंबर है, कौन सा केस है सब्जेक्टिव केस है। तीनों की जगह पर जो खरा उतरेगा वर्ड प्रोनाउन में वो आएगा आपका ही। तो यहां पे ही आ गया, राम इज अ गुड बॉय, ही वॉक्स हार्ड, ही gets up early in the morning, he goes to his school on time, he completes his homework, he does this thing, he respects his elders। सब कुछ यहाँ पे है। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो हमेशा इस बात को भी दिमाग में लॉक कर लीजिएगा। आगे मैं आपको पॉइंट्स कराऊंगा इस पर कि भैया जब भी कहीं ऐसा दिखे कि आपके सेंटेंस में नाउन रिपीट हो रहा है तो वो सेंटेंस में फिर वो जगह गलत है, आपको उसको सही करना पड़ेगा। नाउन की रिपीटेशन नहीं की जाती है दोस्तों। देखो आप अभी आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे, तो उनमें से एक तो आपका है नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करना था तो प्रोनाउन बना दिया गया। ठीक इसी प्रकार से वर्ब की रिपीटेशन को अवॉइड करना होगा तो वर्ब टू डू बनाया गया है, जो हम आपको वर्ब में पढ़ाएंगे। नाउन बार बार रिपीट ना हो इसलिए प्रोनाउन बनाया गया, वर्ब बार बार रिपीट ना हो तो उसके लिए वर्ब में सिखा देंगे आपको कि आखिर क्या है। तो यहां पर रिपीटिशन
को अवॉइड करने के लिए, सेंटेंस को ब्यूटीफाई करने के लिए उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट बनाया गया है दोस्तों, राइट। तो नाउन का दूसरा रूप क्या है? प्रोनाउन है, वही बात, बस लिखा जाएगा बार बार प्रोनाउन, है ना। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि कोई बहुत बड़ा लॉयर है, बहुत बड़ा वकील है कोई, और कोर्ट में कोई छोटा मोटा काम किसी केस को लेकर है कि भैया बस जाके अगली डेट लेकर आनी है, या ये छोटा मोटा काम है, तो हर बार वो बड़ा वकील नहीं जाता। वो क्या करता है? हर बार अपने असिस्टेंट को भेजता है। असिस्टेंट कौन हो गया भाई? जो उससे छोटा है। तो इसी प्रकार से नाउन आपका हो गया बड़का वकील, और असिस्टेंट इसका हो गया प्रोनाउन, जो हर सेंटेंस में जितनी जगह चाहिए वो नाउन उतनी जगह पे उसको भेज दिया जाएगा कि भैया तुम जाओ, तुम लगो बार बार। समझ में आ रहा है? तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। हमें यह समझ में आ गया प्रोनाउन क्या है, हमें यह समझ में आ गया कि प्रोनाउन लाया क्यों गया नाउन के होने के बावजूद भी, ताकि रिपीटिशन को अवॉइड करके सेंटेंस को ब्यूटीफाई किया जा सके। दो बातें होगी, अब तीसरी पे आ जाओ। कितने प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं? प्रोनाउन के प्रकार की अगर हम बात करें, आपके सामने नंबर ऑफ प्रोनाउंस आ दिए, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आ दिए। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा रिफ्लेक्सिव, फिर रिलेटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रेसिप्रोकल, इंटरोगेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इतने सारे प्रोनाउंस होते हैं दोस्तों, काफी अच्छे नाम है। और आपके एग्जाम में प्रोनाउन पे मैंने कितनी बार क्वेश्चंस कराए हैं पीवाईक्यू के, क्योंकि इस पर सवाल बहुत पूछे जाते हैं, और इतने से ही पूछे जाएंगे जितने आपके सामने लिखे हैं, इतना ही बहुत है दोस्तों। तो आइए हम एक एक करके आपको इन 7-8 जो प्रोनाउंस हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में एक एक चीज सिखाते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपका है दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन। ये हेडिंग डालिए आप सभी लोग, लिख लीजिए यहां पे पर्सनल प्रोनाउन। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस की लिस्ट में जो टॉप 3 रूल्स होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, टॉप 3 इंपॉर्टेंट रूल्स जो प्रोनाउन के सारे रूल्स में से, उन्हीं में से एक रूल ये है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपको केवल वोकेबल एरर में नहीं बल्कि एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये टेबल एक बार देख लीजिए, और इस टेबल पे हम पूरी कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं। अब आइए करके यहां पे समझते हैं कि ये है क्या बच्चे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन की कंप्लीट टेबल है। इस टेबल को ये रटा होनी चाहिए बच्चे, आपकी जुबान पे होना चाहिए। मतलब हम इसमें कहीं से भी पूछे ना, आप आधा सेकंड के अंदर आंसर करें। ये कंप्लीट टेबल रटी हो। इस टेबल में आपको मिलेंगे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजीशन फर्स्ट जो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, और पोजीशन सेकंड जो प्रोनाउन की तरह काम करेगा। हमने रिफ्लेक्सिव वाले को भी ऐड कर लिया है, लेकिन ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये आपके पर्सनल का बना तो पर्सनल वाले से ही है, लेकिन है रिफ्लेक्सिव, जो हम आगे पढ़ेंगे इसी वाले चैप्टर में। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि भैया कैसे ये टेबल आपको पढ़नी है। देखो, सबसे पहला आपकी कंप्लीट पर्सनल प्रोनाउन टोटल 3 पर्सन्स में बटा हुआ है। कितने पर्सन्स? जोर से बोलिए। 3 पर्सन्स में बटा हुआ है। पहला पर्सन है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन, और तीसरा है थर्ड पर्सन। यानी पूरी टेबल आपकी 3 पर्सन्स में बटी है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। 3 पर्सन्स हो गए। अब इसके बाद देखो, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस में आते हैं आई, वी, और इसी के आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, इसी के पोजीशन फर्स्ट होंगे, इसी के पोजीशन सेकंड होंगे दोस्तों। सो आई, मी, माय, माइन, वी, अस, आर, आर्स, ये आपके हो गए 4 फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। बाकी वो तो रिफ्लेक्सिव में चला गया। फिर आते हैं सेकंड पर्सन, केवल यू होता है बच्चे, और यू से इसके भी 4 बनेंगे, यू, यू, योर, योर्स। आप एक बात ध्यान से देखें तो आपका यू और यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों जगहों पर सेम टू सेम दिया हुआ है। और तीसरे नंबर पे आइए थर्ड पर्सन, इसमें है आपका ही, हिम, हिज, हिज। इसका ही वाले का फर्स्ट, यहां पे देखिए पोजीशन फर्स्ट और पोजीशन सेकंड दोनों ही जगहों पे हिज है दोस्तों। शी, हर, हर, हर्स, जो शी है उसका ऑब्जेक्टिव और पोजीशन फर्स्ट, ये दोनों सेम है बच्चे। दे, देम, देयर, देयर्स, इट, इट, इट्स, इट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये दोनों सेम है। वन, वन, वंस, वन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये दोनों सेम है। पॉजिटिव यहां पे ये हो गया। इन दोनों के पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं दोस्तों। तो ये आपकी होगी कंप्लीट टेबल। ये एकदम रटी होनी चाहिए यार।
अच्छे से रटी होनी चाहिए, ऐसे रटना जैसे मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि आई मी माई माइन वी एस आर आर यू यू योर योर सी हिम हिज शी हर हर हर्स इट इट इट्स दे देम देयर देयर्स वन वन वंस। हो गए सारे के सारे, गिनती कर लो आप। आई मी माई माइन वी एस आर आर ये फर्स्ट पर्सन हो गए, यू यू योर योर्स ये सेकंड पर्सन हो गया, ही हिम हिज हिज शी हर हर हर्स इट इट इट्स दे देम देयर देयर्स वन वन वंस। हो गया ना। तो इस तरीके से ये रटे हो, टोटल 30 हैं, इनको हटा के इसको हटा के बता रहे कि पूरे 30 होंगे। अब देखो बच्चे, इस टेबल पर सवाल कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो इनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। तो आप अच्छे से जानते हैं आई का मतलब होता है मैं, आई मतलब होता है मैं। जब आप खुद की बात करोगे तो आपको आई लगाना है। वी का मतलब होता है हम, जब आप अपने को और साथ में कुछ और लोग लेके बात करोगे तो कहोगे हम, कि भैया हम तो दिल्ली जा रहे हैं, भैया हम ना कॉलेज जा रहे हैं, हमने संदीप सर से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, संदीप सर से ही हम इंग्लिश पढ़ते हैं, ऐसा आप कह रहे हो है जी। तो ये आपका हो गया हम। यू मतलब हो गया तुम या तो आप, इंग्लिश में केवल यू ही बोलते हैं तुम और आप दोनों के लिए दोस्तों। फिर आपका है ही मींस होता है वह, केवल पुरुष के लिए यूज होगा, मेल के लिए। शी मींस भी वह होगा और ये फीमेल के लिए यूज होगा। दे मतलब होता है वे, चाहे मेल के लिए या फीमेल के लिए, हमेशा प्लूरल यूज करिएगा और इन दोनों को हमेशा सिंगुलर यूज करिएगा। मैंने आपको नाउन चैप्टर में सिंगुलर और प्लूरल पढ़ाया है। जो केवल एक है वो सिंगुलर, जो एक से ज्यादा है वो हमारा प्लूरल है। इट का यूज होता है बच्चे मेल फीमेल, इनको छोड़ दो तो बाकी जगहों पे आपको इट लगाना है ना। और भी मैंने आपको जेंडर चैप्टर जब नाउन में पढ़ाया है तो न्यूट्रल जेंडर बहुत अच्छे से पढ़ाया, वहां पे सारे इट आते हैं। और वन का यूज करना है जब आप जनरल बात कर रहे हो। यहां पे किसी मेल या फीमेल की बात तो करेंगे लेकिन आप किसी को पॉइंट नहीं करेंगे कि मेल को करना है या फीमेल को करना है, तो वहां पे हम वन लगा देते हैं। मैं सब समझाऊंगा, एक एक करके सब समझते हैं। चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जैसे पहला शब्द लिखा हुआ है, जितने भी ये 8 प्रोनाउंस थे इसमें कौन कौन से आपके प्लूरल थे। आई प्लूरल था, वी प्लूरल है, यू प्लूरल है और दे प्लूरल है। ये चारों आपके प्लूरल होते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ये चारों प्लूरल होते हैं। बस थोड़ा सा याद रखना, आई को एक जगह पे सिंगुलर कहा जाता है यहां पे, बाकी जहां पे भी आई आएगा हर जगह पर आई भी प्लूरल माना जाएगा। ठीक है, इनके अलावा बच गए कितने, 4। वो 4 आपके सिंगुलर होते हैं। कौन कौन से बच गए आपको, ही बच गया, शी बच गया, इट बच गया और आखिरी का वन बच गया। ये 4 आपके सिंगुलर होते हैं। इतना बात समझ में आ गई बच्चे। सो हमें यहां पे 4 प्लूरल एंड 4 सिंगुलर प्रोनाउंस पता चल गए। जो सिंगुलर प्रोनाउंस हैं दोस प्रोनाउंस विल टेक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, जो प्लूरल प्रोनाउंस हैं दोस प्रोनाउंस विल टेक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक, देखो आय का तो पता चल गया, यू दे ये सब पता चल गया। अब एक शब्द इसके बारे में आपको बता दूं, वन कैसे यूज होता है ना, इसके बारे में डाउट होगा आपके मन में शायद। जैसे मैंने आपसे अभी अभी जस्ट बोला कि हम जब बात तो मेल फीमेल की ही करेंगे, बात हम मेल फीमेल की ही करें, लेकिन हम बताएं ना कि हम मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं या दोनों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में फिर आपको वन लगाना है। जैसे हमने कहा कि हमें हमारे राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, हमें हमारे राष्ट्रगान का या हमें हमारे माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हमें हमारे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो क्या इस लाइन में हम कहीं से भी आपको बता रहे हैं कि केवल लड़कों को माता पिता का सम्मान करना चाहिए या लड़कियों को माता पिता का सम्मान करना चाहिए? नहीं ना, हमने एक जनरल सी बात कह दी जो सबके लिए कॉमन है। अब या तो आप यहां पर लिखो कि वी शुड रिस्पेक्ट आर एल्डर्स, या तो आप ये लिख दो चलेगा, और या तो आप लिख दो यहां पे वन शुड रिस्पेक्ट। अब वन लिखोगे तो फिर यहां पे वंस लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो जब भी जनरल मतलब ये वन का मतलब भी ना कुछ वी जैसा निकलेगा। हमें हमारे राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए यार, हर किसी को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, तो वन शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम। तो हमेशा इस टाइप से ध्यान रखें दोस्तों। जब हमने यहां पे वी यूज किया तो वी के लिए आर यूज किया जो उसी के टेबल में है, जब वन यूज किया तो वन से बनने वाला वंस यूज किया। जैसा सब्जेक्ट वैसा ही पोजीशन फर्स्ट यूज होता है। ठीक है, तो ये बेसिक बात हमें टेबल की पता चल गई। इन्हीं के ऑब्जेक्टिव रूप होंगे, इन्हीं के पॉजिटिव होंगे, इन्हीं के ये। तो अभी आपको इस टेबल से क्या पढ़ना है, सब कुछ है ऐसा। इस पर बनने वाले सारे रूल्स, फिर इसके रूल्स, इसके रूल्स और इसके रूल्स, सभी के डिफरेंट रूल्स हैं जो हम यहां पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहां तक समझ में आ गया तो बोलो यस सर। चलो कम ऑन एवरीबॉडी, यहां तक समझ में आ गया तो कमेंट में लिखो फटाफट यस सर, लिखो कमेंट में यस सर। ठीक, अब आइए दोस्तों एक एक करके इन सारी टेबल्स का पढ़ते हैं। अभी अभी जस्ट हमने आपको हमारा
सब्जेक्टिव प्रोनाउन सारे के सारे बताए। हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से थे? आई वी फर्स्ट पर्सन में, यू सेकेंड पर्सन में, फिर उसके बाद ही, शी, इट, दे और आखिरी में वन। ये थे ना। एक रूल है बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना। आपके ये दो जो है ये आपके फर्स्ट पर्सन है, ये जो यू है ये आपका सेकेंड पर्सन है, और जो ये आपके बाकी के हैं ये आपके थर्ड पर्सन है टेबल के अकॉर्डिंग। तो एक रूल है बच्चे कि अगर किसी सेंटेंस में, जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली। फिर उसके बाद किसी ने पूछा भैया और कौन दिल्ली जा रहा है, तो आपने कहा भैया वो भी दिल्ली जा रहा है, तो आपने एक और लाइन लिख दी, ही इज गोइंग टू दिल्ली, ही इज गोइंग टू दिल्ली। फिर किसी ने कहा और कोई, तो इसने कहा भैया तुम भी तो दिल्ली जा रहे हो, तो इसने लिख दिया यू आर गोइंग टू दिल्ली। अब आप ध्यान से देखिए, तीनों सेंटेंस में जब तीनों ही दिल्ली जा रहे हैं तो भाई अलग अलग सेंटेंस लिखने की जरूरत क्या है? क्यों लिखा गया बार बार गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली? गड़बड़ हो गया ना। जब जा ही दिल्ली रहे हैं तीनों ही, तो एक साथ ही लिख दो। अब जब एक साथ लिखने की बारी आई तो एक दो तीन, तीन हो गए, यानी कि ये प्लूरल हो गया, आर गोइंग टू दिल्ली हमने लिख दिया। अब सवाल यहां पे इसके बाद फंसा कि बाबू आपने ये तो सही कर दिया, लेकिन जो प्रोनाउंस लिखे हुए हैं उसमें आई जो है वो आपके फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जो ही है वो थर्ड पर्सन है, और जो यू है वो सेकंड पर्सन है। तो यहां पे कौन सा पहले लिखूं, कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद लिखा जाएगा? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन कि आखिर किसको पहले लिखना है, किसको उसके बाद लिखना है, किसको उसके बाद लिखना है। तो यहीं पर आपका ये वाला रूल वर्क करेगा, जहां पे आपको ऑर्डर सेट करना होगा इन्हीं प्रोनाउंस का। रूल कहता है कि जब कभी भी आपके पास दिए हुए सेंटेंस के सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट्स आपके सिंगुलर गिवन हो, कैसे गिवन हो सब्जेक्ट्स? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट हमने आपको सारे लिखाए हैं, राइट? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स दिए हैं तो एक बार सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। अगर आपका गिवन सेंटेंस गुड सेंस में जा रहा है, गुड सेंस का मतलब है कुछ भी गलत बात नहीं हो रही है, जैसे वो तीन लोग मिलकर दिल्ली जा रहे हैं तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। इसमें गलत क्या है भाई? दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाने की बजाय अगर बैंक लूटने जा रहे होते तो भाई गलत हो जाता, कहीं मारपीट कर रहे होते गलत हो जाता, किसी का कोई सामान छीन लिए होते गलत हो जाता। यानी अगर सेंटेंस में मल्टीपल पर्सन के प्रोनाउंस यूज करके कुछ भी गलत ना बताया जाए तो उसको हमेशा गुड सेंस मान के चलिएगा, अगर उसमें कुछ भी बैड सेंस नहीं दिया है तो बच्चे गुड सेंस में आपको अपने प्रोनाउंस का ऑर्डर 2 3 1 रखना है, और अगर वही प्रोनाउंस कुछ गड़बड़ कर दिए, कुछ कांड कर दिए, सेंस बैड कर दिए, तो बच्चे 1 2 3 रखना है। बस ये बात याद रखिए, 2 3 1 1 2 3 मतलब क्या हुआ? 2 सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जब ऑर्डर ये होगा तो सेंटेंस का सेंस गुड होना चाहिए, और जब ऑर्डर आपका 1 2 3 फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, द लास्ट वन इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो इन दैट केस आपका जो सेंटेंस का सेंस होना चाहिए वो होना चाहिए कैसा? दैट सेंस होना चाहिए। इन दोनों केस में आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इन दोनों केसेस में आप बात कर रहे हैं उन प्रोनाउंस की जो होंगे आई, मतलब तीन प्रोनाउंस को छोड़ के बाकी सारे, वी नहीं होना चाहिए, तीन नहीं दो ही छोड़ के, और दे नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैया सेकंड पर्सन में तो केवल यू ही है ना, और बात हम केवल सब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो केवल दो को छोड़ दो। यू को सिंगुलर वाले में भी रख लेना ऑर्डर बनाते समय, और प्लूरल वाले में भी रख लेना ऑर्डर बनाते समय। आई प्लूरल ही होता है, लेकिन ऑर्डर बनाते समय हम इसको सिंगुलर में रखते हैं क्योंकि आई एक आदमी के लिए होता है, ठीक है? बाकी वह प्लूरल ही लेगा हमेशा। सो बच्चे हमारे अब इस सेंटेंस में इसको कंप्लीट करने के लिए हमें इन तीनों को लिखना है। दिल्ली जा रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, राइट? दैट मींस हमारा जो सेंटेंस है दैट इज गिवन इन पॉजिटिव सेंस, दैट इज गिवन इन गुड सेंस, एंड पॉजिटिव सेंस, गुड सेंस में ऑर्डर होना चाहिए 2 3 1। यानी सबसे पहले आपको सेकेंड पर्सन लिखना है, दैट इज यू, इसके बाद आपको थर्ड पर्सन लिखना है, दैट इज ही, और लास्ट में आपको फर्स्ट पर्सन लिखना है, दैट इज। So your correct order for this sentence will be you, he and I are going to. Are you getting my point everybody? लवली कॉन्सेप्ट ना, ऐसे ही मजा आएगा। अब इसी पर कुछ एग्जांपल्स आपके सामने, जैसे पहला सेंटेंस, बच्चे सेंटेंस में ये ध्यान से पढ़ के करिएगा, सेंस जरूरी है, सेंस नहीं समझे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो पहले ये छोटे छोटे सेंटेंसेस कर लो। यहां पे लिखा हुआ है
आई, ही एंड यू डू नॉट लव टू रीड, इन तीनों को पढ़ना पसंद नहीं है। तो एक बात बताओ, अगर ये पढ़ना पसंद नहीं करते हैं तो ये अच्छी बात है या गलत बात है? ऑब्वियसली गलत बात है भाई, इसमें अच्छा क्या है भाई? अगर बोला गया पढ़ाई करो, करे नहीं हमको पढ़ना पसंद नहीं है, हमें पढ़ना नहीं पसंद, दुकान रखा दो हमारा, हम तो दुकानें करेंगे भैया, दैट मीन्स ये कोई अच्छी बात नहीं है, पढ़ना पसंद नहीं है। तो हमारा ये जो हिस्सा है ये नेगेटिव सेंस में गया, और नेगेटिव सेंस होने पर ऑर्डर होना चाहिए 1 2। चेक करिए एक बार, ये है आपका 1, ये है आपका 3, ये है आपका 2, ऑर्डर तो गड़बड़ हो गया भाई साहब। हमें चाहिए 1 2 3, यहां लिखा हुआ है 1 3 2, गलत हो गया। तो 1 अपनी जगह सही है, इसको काटिए, लिखिए 2, यानी सबसे पहले आई, फिर लिखिए 2 यू, और आखिरी में लिखिए एंड ही डू नॉट लव टू रीड। आगे बात समझ में? चलो अगला बताओ मेरे साथ। ही एंड आई आर प्लानिंग फॉर बैंक रॉबरी। ओ भैया बैंक लूटे जा रहे हैं, अच्छी बात या गंदी बात? गंदी बात ना, तो इसका मतलब यहां पर भी ऑर्डर 1 2 3 का होना चाहिए। अब आप चेक करिए, ये आपका 3 है, ये आपका 1 है, गलत हो गया, यानी ये इधर होएगा और ये इधर होएगा, तो सही आंसर होगा आई एंड ही आर प्लानिंग फॉर बैंक रॉबरी। चलो तीसरा ट्राई करो। वाई वर यू एंड ही फाइटिंग? भैया लड़ाई कर रहे हैं, तो लड़ाई करना कोनो अच्छी बात तो है नहीं, इसका मतलब ये भी हमारा नेगेटिव है, तो ऑर्डर होना चाहिए 1 2 3। अब चेक करो, आपका ये हो गया 2, ये हो गया 3, 1 2 3, 1 नहीं है लेकिन 2 3, यही है ना, 2 3 2 3, यानी ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। तो हमारे ये तीनों का तो ये करेक्शन हो गया। अब ऊपर आ जाओ, यू आई एंड ही आर गोइंग टू द स्टोर टू बाय सम ग्रोसरीज। अब ये तीनों जा रहे हैं स्टोर कुछ ग्रोसरीज बाय करने के लिए। आप बताओ इसमें क्या गलत है? भैया दुकान जा रहे हैं, घर का सामान खत्म हो गया, आटा दाल चावल खत्म हो गया, जा रहे खरीदने, तो इसमें गलत क्या है? नथिंग रॉन्ग ना। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए 2 3। चेक करिए, ये आपका है 2, ये आपका है 1, ये आपका 3, हमें चाहिए क्या? 2 3 1, 2 3 1, यानी ये गलत हो गया। सबसे पहले लिखिए यू, फिर लिखिए ही, एंड आखिरी में डालिए आई। यू ही एंड आई आर गोइंग टू द स्टोर टू बाय सम ग्रोसरीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Let's have next sentence. You and he should take a break and relax for a little while. हो सकता है किसी काम में लगातार कर रहे हैं, थक गए, एग्जॉस्ट हो गए, एंड नाउ इन दोनों को थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। इसमें गलत क्या है? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी पॉजिटिव टोन में गया, और पॉजिटिव में 2 3 1 चाहिए, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, अर्थात ये सही है, 2 3 1 करेक्ट। She and I am talented musician। भैया पहले तो टैलेंटेड म्यूजिशियन है तो अच्छी बात है, तो 2 3 1 चाहिए। ये है आपका 3, ये है आपका 1 3 1, ऑर्डर सही है, लेकिन दो लोग मिलके प्लूरल हुए ना, तो एम क्यों लगा दिया? आर टैलेंटेड म्यूजिशियन, एम तो केवल आय होगा तब आएगा ना, वहां पे आर आएगा, बिकॉज आप केवल आय नहीं बल्कि आय के साथ शी लगा के उसको प्लूरल बना चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फैमिली एंड यू आर इनवाइटेड टू द बारबेक्यू नेक्स्ट वीकेंड। अगले हफ्ते, अगले वीकेंड इनको बारबेक्यू बुलाया गया है, तो इसमें कुछ गलत तो है नहीं, तो ये भी ऑर्डर होना चाहिए 2 3 1। अब आप देखो यहां पे लिखा हुआ है योर फैमिली, और यहां पे लिखा है यू। यू तो आपका सेकंड पर्सन है, फैमिली के लिए प्रोनाउन कौन सा चुनेंगे आप? थर्ड पर्सन से ना। फैमिली हो या किसी का नाम लिखा हो, नेहा, श्वेता, आकाश, अर्जुन, तो ये सब थर्ड पर्सन से प्रोनाउन बनेंगे ना। तो अगर किसी प्रोनाउन के साथ कोई नाम जुड़ जाए तो नाम वाले को थर्ड पर्सन कंसीडर कर लीजिए। तो ये आपका 3 है, हमें क्या चाहिए था? 2 3 1, यानी 2 पहले चाहिए, 3 उसके बाद चाहिए, तो ये आपका इधर से उठेगा। आपको लिखना था यहां पे यू एंड योर फैमिली, ऐसे लिखना था। आगे बात समझ में दोस्तों? तो आई थिंक अब आपको कभी भी सिंगुलर प्रोनाउंस के ऑर्डर को सेट करने में, सब्जेक्ट्स के ऑर्डर को सेट करने में गलती नहीं होगी। एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूं दोबारा से। प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया कि आप जब कभी भी सिंगुलर प्रोनाउंस को सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पे अरेंज कर रहे हो, उनका ऑर्डर सेट कर रहे हो, तो आप सेंटेंस का सेंस गुड या बैड जरूर चेक कर लीजिए। अगर सेंस गुड है तो 2 3 1 के ऑर्डर में लगा दीजिए, अगर सेंस बैड है तो 1 2 3 के ऑर्डर में उन्हें सेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 ऑर्डर्स में आप इन्हें सेट कर देंगे, बाकी हो गया, राइट।
जब भी एक से ज्यादा प्रोनाउंस होंगे तो हमेशा वर्ब प्लूरल ही होगी दोस्तों, सिंगुलर नहीं होगी, इफ यू आर कनेक्टिंग दोज सब्जेक्ट्स विद कंजंक्शन एंड। एक और पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर कोई नेम मेंशन हो जाए, जैसे यू एंड स्नेहा, तुम और स्नेहा दिल्ली जा रहे हैं, खाना खा चुके हैं, कुछ भी ऐसा बोल रहे हो, सेंस गुड है, तो जाहिर सी बात है स्नेहा को शी समझ लीजिएगा, शी, तो यू एंड शी आपके पास मिल गया। अब ऑर्डर चेक कर लीजिए। अगर कहीं पे आ जाए राहुल और मैं एक बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, तो यहां पे दो नाम आ गया, राहुल और मैं, तो राहुल का प्रोनाउन क्या होगा बच्चे? ही। आपके पास दो ऑर्डर है, एक हो गया ही, दूसरा हो गया आई। तो अब चेक करिए, ही यानी कि थर्ड पर्सन, आई यानी कि फर्स्ट पर्सन। हमें बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो अच्छी बात है, तो हमें चाहिए 2 3 1, यानी 3 पहले चाहिए और 1 उसके बाद चाहिए, और सही था, यानी ही एंड आई चाहिए, तो ही की जगह पे राहुल है, राहुल एंड आई करेक्ट है। तो कहने का मतलब यहां पे ये है कि ऑर्डर आपको ये लगाना है जब सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब आपने दो सब्जेक्ट छोड़ रखा है, फर्स्ट पर्सन का वी और थर्ड पर्सन का दे, तो सेकंड पर्सन का यू तो दोनों में चला जाएगा। आइए इस पर एक ऑर्डर देखते हैं। अगर आपने सब्जेक्ट्स प्लूरल उठा लिए, प्लूरल यानी आपके पास तीन प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन का वी, सेकंड पर्सन का यू और थर्ड पर्सन का दे, अगर इनमें से दो या तीन के तीनों सब्जेक्ट बन के आ जाएं, तो बच्चे हमेशा ध्यान रखिएगा, इनके केस में आपका सेंस चाहे गुड हो या सेंस आपका बैड हो, ये तीनों मिलकर चाहे दिल्ली जा रहे हो, चाहे बैंक लूटने चले जाएं, चाहे प्रेम भाव से रह रहे हैं, चाहे लड़ाई मारपीट मचा रखी है, हर केस में बच्चे, हर केस में आपको ऑर्डर केवल 1 2 3 ही सेट करना है। क्या सेट करना है बच्चे? केवल 1 2 3 सेट करना है। अगर यहां पे आपके सब्जेक्ट्स प्लूरल हैं, यानी इन तीन में से कोई भी दो है या तीन के तीनों है, तो दोनों केस में यह फॉर्मूला आपका सेट हो जाएगा, राइट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है कि वी यू एंड दे शुड नॉट फाइट अगेन, उन्हें फाइट नहीं करनी चाहिए। अब उधर फाइट करें चाहे ना करें उससे मतलब नहीं है, आपने लिख दिया 1 2 3, 1 2 3, अर्थात ये सेंटेंस करेक्ट। आ गई बात समझ में? दूसरा देखिए, यू दे एंड वी आर प्लानिंग टू गो ऑन अ रोड ट्रिप दिस समर। अब ये फिर से प्लूरल हो गया, तो 1 2 3 चाहिए। आपका 1 आखिरी में कैसे हो गया? ये यहां नहीं बल्कि यहां लगेगा, वी यू एंड दे, और सब्जेक्ट है प्लूरल तो वह प्लूरल होनी ही चाहिए, राइट। यू कैन ऑलवेज कॉल मी इफ यू नीड हेल्प विद योर होमवर्क, इसमें तो एक ही है तो इससे मतलब ही नहीं है। यू कैन ऑलवेज कॉल मी इफ यू नीड हेल्प विद योर होमवर्क। आ गया जी, वी एंड यू हैड अ ग्रेट टाइम लास्ट नाइट। अभी देखो यहां पे भी वही चीज है, दोनों ही प्लूरल है तो फर्स्ट पहले चाहिए, सेकंड बाद में चाहिए, फर्स्ट सेकंड ऑलरेडी है, सही है। तो इस तरीके से हमने हमारा ये पार्ट कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूं ये अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब आ जाइए सब्जेक्टिव केस आफ्टर वर्ब टू बी। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे मैंने बहुत बार सवाल देखे, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। आपका इंग्लिश का एक बड़ा शानदार सा रूल है, कहते हैं कि अगर कभी भी वर्ब टू बी के बाद प्रोनाउन लिखना पड़ जाए, तो पहले तो वर्ब टू बी क्या होता है ये समझ लेते हैं। इस बी में आते हैं आपके इज, एम, आर, वॉज, वर, या तो साथ में बी की फॉर्म्स, जैसे कि बी हो गया, बीइंग हो गया या बीन हो गया। अगर ये लिखने के बाद आपने डायरेक्ट बात केवल प्रोनाउन लिखा है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा, तो ये प्रोनाउन को सब्जेक्टिव बनाइएगा दोस्तों, ये रूल है। आया समझ में? एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ इट इज ही हु वॉन द प्राइज। अब ये सेंटेंस में हमारा ये शब्द जो है, ऐसा नहीं कि हम इसके साथ कुछ और लिख रहे हैं, यहां से तो अगला शुरू हो गया, तो इसलिए इज के बाद आपको इट इज ही लिखना है, और एग्जाम में होगा इट इज हिम। ये बहुत बार बच्चे लोग गलती करते हैं, आदमी कहते हैं ना इट्स मी जिसने तुम्हारी मदद करी थी, है ना, इट्स मी मतलब इट वॉज मी हु हेल्प्ड यू। दिस सेंटेंस इज टोटली रॉन्ग। You cannot say it was me who helped you guys. You will have to say it was I who helped you, because it was में was is your verb to be and verb to be takes subjective case with it. तो आप it was me कैसे कह सकते हो? लोग बोलते हैं ना it's me, नहीं, it's I is correct. It's me is totally wrong. Grammar says not to use it's me, it's them, it's us. No, this is totally wrong. So my dear students, यहाँ पे it is he who won the prize. This sentence is correct. Second, the winner is she. You cannot say the winner is her. That will be wrong. The winner is
she, because your this pronoun is being used after is, which is a part of verb to be. जो verb to be का part है तो लगाना है. और तीसरा, this is they, this is them नहीं कह सकते, this is they is correct. So guys, मैंने आपको सब्जेक्टिव केस के अभी तक 2 रूल बताए. पहला रूल बताया ऑर्डर बेस्ड, सिंगुलर प्रोनाउंस होने पर आपको गुड सेंस बैड सेंस आइडेंटिफाई करना है और 2 3 1 1 2 3 लगाना है. प्लूरल प्रोनाउन होने पर केवल 1 2 3 लगाना है, सेंस कुछ भी हो. तो एक तो हो गया आपके प्रोनाउंस का ऑर्डर और दूसरा हो गया आपका वर्ब टू बी के बाद सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल. अभी तक केवल 2 रूल आपको बताए हैं जो सब्जेक्टिव केस पे आते हैं. ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ये और भी एग्जांपल्स है. द विनर इज हेल्पिंग हर. अब इस पे पॉइंट, इस पॉइंट को समझिए. यहां पे लिखा हुआ है द विनर इज हेल्पिंग हर. इस सेंटेंस में क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? वहां पे हर होगा या शी होगा? अरे हर ही होगा. क्यों? क्योंकि बच्चे ये आपने जो हर है वो वर्ब टू बी का नहीं है बल्कि हेल्पिंग का वर्ब है. हेल्पिंग के लिए प्रोनाउन है. तो आप वर्ब टू बी के बाद सब्जेक्टिव लगाते हैं. मेन वर्ब के बाद थोड़ी ना सब्जेक्टिव लगाएंगे. जैसे हेल्पिंग नहीं होगा, अगर नहीं होता केवल लिखा होता द विनर, तो हम वहां पे लिखते द विनर इज शी लिखते. लेकिन हमारे पास वहां पे हेल्पिंग लिखा हुआ है और हेल्पिंग शब्द तो मेन वर्ब हो गया ना यार. तो वहां पे दूसरा कंस्ट्रक्शन चलेगा जिसमें सब्जेक्ट पहले होएगा, फिर हेल्पिंग अब होएगा, फिर मेन वर्ब होएगा और इस मेन वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्टिव केस. तो यहां पे ऑब्जेक्ट आएगा. वही लिखा हुआ है वहां पे, दैट इज हर. दूसरा देखिए, द विनर इज शी. ठीक है. इट वॉज वी हु मेड द मिस्टेक. अब इट वॉज वी सही है, अस लिखा होता तो गलत होता. द कैप्टन ऑफ द टीम इज ही, अगर हिम लिखा होता तो गलत होता. ये सही है ये सब. ठीक है. इट इज दे, अगर यहां पे देम लिखा होता तो गलत होता. द गर्ल इज आई, मी लिखा होता तो गलत होता. तो ये बाकी सारे सेंटेंसेस, इसमें कोई गलत नहीं है, सारे सही है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब एक पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया, यानी कि हमने सब्जेक्टिव केस में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से 2 इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको दोनों पढ़ाए. और एग्जामिनर सवाल भी पूछेगा तो इनसे ही पूछता है ज्यादातर. राइट. सो ऑर्डर याद रखना है 2 3 1 1 2 3 एंड 1 2 3 फॉर प्लूरल. एंड दूसरा सब्जेक्टिव केस आफ्टर वर्ब टू बी आपको याद रखना है. ये 2 पॉइंट्स आपके काम की चीजें. यहां तक समझ में आ गया सभी को अच्छे से? अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों. दूसरे नंबर पे आता है ऑब्जेक्टिव केस. वो पूरी टेबल आपको करनी है. सब्जेक्टिव खत्म और ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन का एक रूल और आएगा. चलो देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस का यूज हम कहां कहां पे करेंगे. बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है. बच्चे क्या लिखा हुआ है? ये प्रेपोजिशन दिमाग में लॉक कर लीजिएगा. सैकड़ों प्रेपोजिशंस होते हैं, सैकड़ों प्रेपोजिशंस होते हैं बच्चे. प्रेपोजिशन के बाद अगर कभी भी आप प्रोनाउन लिखते हैं तो मेरे बच्चे ये प्रोनाउन आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लिखना है. ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखना है. कभी भी अब जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है बिटवीन यू एंड आई, तो दिस इज रॉन्ग गाइस. बिटवीन यू एंड आई इज रॉन्ग. यहां पे बिटवीन यू एंड आई नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा बिटवीन यू एंड आई की जगह पे मी. यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है, तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट की तरह हो गया. लेकिन इसका ऑब्जेक्ट तो अलग है ना, तो वो लिखना पड़ेगा क्योंकि बिटवीन आपका प्रेपोजिशन है. तो कोई भी प्रेपोजिशन हो, बहुत सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, 100 ऑफ प्रेपोजिशंस आर देयर. कोई भी प्रेपोजिशन आए, सब के बाद आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखना है. मैं आपको जब एरर डिटेक्शन कराऊंगा बच्चे, एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं. बहुत बार ऐसा होगा कि सेंटेंस की शुरुआत होगी तो वर्ब आने से पहले मल्टीपल वर्ड्स लिख दिए जाएंगे. वर्ब आने से पहले मल्टीपल वर्ड्स लिख दिए जाएंगे. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. कहीं पर लिखा हुआ हो राम along with his friends. Ram along with his friends are going to Manali. अब ये सेंटेंस हमने लिखा, बहुत छोटा सा सेंटेंस, बहुत ध्यान से सुनना. इस सेंटेंस में एरर फाइंड करने के लिए किसी को भी दो तो ऐसे ही पड़ेगा. राम along with his friends, यानी राम जा रहा है, दोस्त भी जा रहे हैं और ये एक से ज्यादा लोग जा रहे हैं, तो आर गोइंग टू मनाली इज करेक्ट. आप बोलोगे सर दिस सेंटेंस इज करेक्ट, देयर इज नो एरर. बट भाई ब्लेंडर है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ के तो देखो. सबसे पहले आपने वर्ब से पहले मेंशन किया हुआ है, वर्ब से पहले आपने ये मेंशन किया. ठीक, आपने सबसे पहले लिखा राम, दैट्स योर सिंगुलर सब्जेक्ट. ये आपका सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. फिर आपने लिख दिया along with,
जो कि एक प्रपोजिशन है। फिर आपने लिख दिया हिज फ्रेंड्स, जो कि यहां पे एक प्लूरल नाउन है। अब बच्चे ध्यान से देखो, आपको रूल याद है कि जो हमें वर्ब लिखनी होती है, वर्ब हमें लिखनी होती है हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से। वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। जैसे कहीं पर ही लिखा है तो उसके लिए इज आएगा, कहीं पर दे लिखा है तो उसके लिए आर आएगा, यानी हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लिखनी होती है। तो पहले अपने सब्जेक्ट को तो आइडेंटिफाई करो। आपने देखा राम एक सब्जेक्ट है, उसके दोस्त दूसरे सब्जेक्ट हैं, लेकिन राम को उनके दोस्तों से जोड़ने के लिए along with का यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? along with। along with एक preposition है। तो रूल अभी अभी मैंने क्या सिखाया कि preposition के बाद आने वाला प्रोनाउन हो या नाउन हो, वो ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ये जो his friends है, ये ऑब्जेक्ट का हिस्सा हो गया, तो कभी भी जो ऑब्जेक्ट बन गया उसके लिए वो अब थोड़ी ना आएगी। तो वो सब्जेक्ट बना ही नहीं। जो प्रेपोजिशन के बाद आ गया वो सब्जेक्ट है ही नहीं। जब वो सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब डिसाइड करने में उसका कोई रोल नहीं है। जो उसके अलावा बचेगा वो सब्जेक्ट माना जाएगा। तो प्रेपोजिशन के बाद वाला हिज फ्रेंड्स को काट दिया, क्योंकि वो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, ऑब्जेक्ट है वो। बचा कौन? केवल राम, जो कि सब्जेक्ट है और यहां पे सिंगुलर भी, इसलिए हमारा आर कट के इज हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ध्यान दीजिए, बहुत बार ऐसा आएगा, मैं आपके कराऊंगा। अभी तो ये भाई साहब अभी तो शुरुआत हुई है। इंग्लिश मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत, भेज आप हिल नहीं पाओगे अगर आपने देख लिया तो। जिंदगी में आपको किसी और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संदीप केसरवानी सर को छोड़ के फिर आप कहीं जाओगे भी नहीं कि सर हमें बस आप ही इंग्लिश पढ़ाओ, पूरा कुछ नहीं छोड़ना है। आपने एक दो टॉपिक भी अच्छे से पूरा पढ़ लिया तो समझ पा रहे हैं। तो बच्चे, ये हिस्सा जब ऑब्जेक्ट है तो बचा हुआ जो है वही सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आया। तो इन द सेम वे प्रेपोजिशन के बाद आने वाला शब्द ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। अगर प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्टिव लिखा जाएगा। ठीक ऐसे ही किसी भी वर्ब के बाद, जैसे आप सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखने के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और मेन वर्ब लिखते हैं, तो यही मेन वर्ब होती है ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। तो इसके बाद अगर आपने प्रोनाउन लिखा तो जाहिर सी बात है वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो इधर लिखा जा चुका है। राइट एवरीवन? तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब इसी को कह लीजिए। ये जो लाइक, बट और एक्सेप्ट है ना, ये तीनों भी प्रेपोजिशन की तरह काम करेंगे। ये प्रेपोजिशन की तरह काम करेंगे। ये लाइक प्रेपोजिशन की तरह, मेन वर्ब की तरह नहीं। जैसे आपने कहा लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। अब ये सेंटेंस को ध्यान से देखो, तो ये जो लाइक है ये प्रेपोजिशन है बच्चे, ठीक है? ये आपका मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब तब होता है जब आप लिखे होते आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो आई लाइक यू, आई लाइक हर, आई लाइक देम, ये आपके ऑब्जेक्टिव केस आएंगे यहां पे, क्योंकि ये वो वाला रूल हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहां पे ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया बच्चे, सब्जेक्ट की ये मेन वर्ब है ना, और ऊपर वाले में ये प्रपोजिशन है। तो आपके ज्यादा रूल्स नहीं है। बट यहां पे कंजंक्शन वाला नहीं होना चाहिए। यहां पे बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, सिवाय जिसको कहते हैं। जैसे आपने कहा कि हर कोई हमसे मिलने आ सकता है सिवाय उसके, तो एक्सेप्ट हर, बट हर, दोनों सही है दोस्तों। तो इन शब्दों के बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव। तो बच्चे, हमने इसमें क्या बताया? हमने दो ही चीज तो बताया। हमने आपको एक प्रपोजिशन बताया और हमने आपको ट्रांजिटिव वर्ब बताया, बस। ये भी तो प्रपोजिशन ही है। तो केवल दो ही रूल है जिनके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। वाह भाई वाह, कितने छोटे से काम में हो गया। अदरवाइज इसी पर किताब वालों ने 12-15 रूल बना रखे हैं जबरदस्ती का। प्रपोजिशन अकेले पे 5-6 बना रखा है ना, इतने ही पढ़ाएंगे। तो मैं क्या कहता हूं, दो है केवल, एक है प्रपोजिशन, दूसरा है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती है। तो इसका मतलब प्रोनाउन लिखोगे तो ऑब्जेक्टिव रूप में लिख देना, खत्म, है ना। आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे द प्रोजेक्टर रिक्वायर्स कोलैबोरेशन बिटवीन यू एंड ही। क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस 100% गलत है दोस्तों, क्योंकि बिटवीन एक प्रपोजिशन है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी ही की जगह पे हिम लिखा जाएगा। मेरी बात समझ में आओ तो बोलो यस सर। दूसरा सेंटेंस कहता है लाइक देम आई बिलीव इन द पावर ऑफ कोलैबोरेशन। उनके जैसे मैं यकीन करता हूं इन द पावर ऑफ कोलैबोरेशन। क्या ये सेंटेंस सही है? सही है। लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस, करेक्ट।
तीसरा सेंटेंस है नो वन अंडरस्टूड द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सिवाय उसके बट एक प्रपोजिशन है तो ही नहीं, यहां पे ऑब्जेक्टिव केस हिम लिखना पड़ेगा। चौथा सेंटेंस दे कॉल्ड मी फॉर असिस्टेंस, दे कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे कॉल किया फॉर असिस्टेंस। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ये ऑब्जेक्टिव रूप हो गया, ये प्रपोजिशन है, इसलिए ये नाउन भी एक ऑब्जेक्टिव नाउन हो गया दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, वो ऑब्जेक्टिव नाउन हो गया प्रेपोजिशन के बाद। द बुक इज फॉर हिम, बुक उसके लिए है, फॉर लिख दिया तो ऑब्जेक्टिव केस। अगला एवरीवन वेंट टू द पार्टी, सिवाय उसके, बच्चे एक्सेप्ट के बाद शी नहीं बल्कि एक्सेप्ट हर होना। आगे बात समझ में दोस्तों, तो इस तरीके से इन चीजों को आपको डन कर लेना है। आई होप यहां तक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इन केस ऑफ कंपैरिजन बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चे, जब सब्जेक्टिव पढ़ लिया पूरा, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया पूरा, तो एक दूसरा पॉइंट आता है जहां पे ये दोनों कंबाइन होकर एक साथ जुड़कर ये कुछ कॉन्सेप्ट बनाते हैं दोस्तों। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है सुनिए। ये कहते हैं कि अगर आप कंपैरिजन कभी भी करें प्रोनाउंस का आपस में या प्रोनाउन का किसी नाउन के साथ, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके दोनों नाउन या प्रोनाउन सेम केस में ही होने चाहिए। मतलब सब्जेक्टिव का कंपैरिजन सब्जेक्टिव से करिए, ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव से करिए, पोजेशन का कंपैरिजन पजेसिव से करिए। मतलब सेम केस रखिए, ये नहीं कि एक सब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट है। एंड ट्रस्ट मी, मैं अभी एक लाइन बोलने वाला हूं जो आप बचपन से आज तक बोलते आए हैं और वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है दोस्तों। कौन सी लाइन है? अगर मैं कहूं ही इज बेटर, वो बेटर है, ही इज बेटर देन मी, बोलते हैं ना ये लाइन हमेशा, ही इज बेटर देन मी, सही है लाइन, ऐसे बोलते हैं लोग। लेकिन भाई ये गलत है, क्योंकि कंपैरिजन किन के बीच में हो रहा है? एक ही के बीच में, ही को मी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। अब एक बार केस चेक कर लीजिए, यहां पर ही सब्जेक्ट है और यहां पर मी ऑब्जेक्ट है। आपने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से करने के बजाय ऑब्जेक्ट से कर दिया, हो गई गलती ना? तो सही करने के लिए यहां से मी को हटाइए, ही इज बेटर देन आई एम लिखना पड़ेगा। ही इज बेटर देन आई एम, नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। और अगर आपने ये पहले नहीं पढ़ा है तो आप हमेशा ही इज बेटर देन मी ही बोले होंगे, आई एम 100% श्योर। राइट एवरीवन? आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ही इज टॉलर देन मी, क्या ये इस लाइन कहना सही है? गलत है, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो दूसरा साइड भी सब्जेक्टिव होना चाहिए। तो मी का सब्जेक्ट लिखिए आई, जो टेंस की हेल्पिंग ऑफ इधर लिखी हो, हेल्पिंग ऑफ या मेन ऑफ कुछ भी, उसी टेंस की हेल्पिंग ऑफ उस सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। तो जिस टेंस में इज आता है उसी टेंस में अगर यहां पे आई लिखा होता तो क्या लिखा जाता? एम। तो यहां पे आई लिख दिया तो यहां पे लिखो एम। तो सही सेंटेंस होगा ही इज टॉलर देन आई एम। लोग केवल आई भी लिख के छोड़ रहे हैं, नहीं, ग्रामर को फॉलो कर रहे हैं तो 100% फॉलो करिए। दूसरा देखिए, शी सिंग्स बेटर देन ही डज, आपने हेल्पिंग ऑफ नहीं लिखी, यहां पे आपने मेन ऑफ लिखा है। तो जिस टेंस की मेन ऑफ है उस टेंस की हेल्पिंग ऑफ उधर लिखनी है। हेल्पिंग ऑफ उधर हमेशा हेल्पिंग ऑफ आएगी। शी सिंग्स, वो गाती है, बेटर देन, अब आप ये कहना चाह रहे हो कि शी सिंग्स बेटर देन ही सिंग्स, है ना? यही कहना चाह रहे हैं, शी सिंग्स बेटर देन ही सिंग्स। अब आप यहां पे पहली गलती होती कि शी सिंग्स बेटर देन हिम लिखा होता, शी सिंग्स बेटर देन ही केवल लिखा होता तो गलत होता। आपने लिखा शी सिंग्स बेटर देन, सब्जेक्टिव रूप लिखा क्योंकि आप सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हो, और फिर इधर वाली मेन ऑफ के हिसाब से आपने हेल्पिंग ऑफ पकड़ा दी, यानी ये सेंटेंस करेक्ट था। वहां पे डज है। अगर यहां पे दोस्तों ही की जगह पे कुछ प्लूरल होता, जैसे लिखा होता शी सिंग्स बेटर देन यू, तो बच्चे यहां पे डू लिख दिया जाता। शी सिंग्स बेटर देन आई, तो आई के साथ भी डू लिख दिया जाता, यानी प्लूरल होता तो इसी टेंस में प्लूरल लिख दिया जाता। अगर इधर पास्ट होता, शी सिंग्स की जगह शी सैंग लिखा होता, सिंग सैंग संग, पास्ट इंडेफिनिट होता, तो फिर बेटा हम इधर पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग ऑफ लिखते डिड, यानी सेंटेंस हो जाता आपका शी सैंग बेटर देन ही डिड। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो जो इधर का टेंस होगा सेम टेंस की हेल्पिंग ऑफ उधर के सब्जेक्टिव को देनी है, अगर कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ किया जा रहा है। तीसरा सेंटेंस, माई ग्रेड्स आर हायर देन हर्स। यहां पे आप देखिए माई ग्रेड्स
पोजीशन में है, पोजीशन है ना, पोजीशन, तो आर हायर देन, इधर भी आपको पोजीशन लिखना है। अब आप कहना क्या चाह रहे थे इधर साइड, आप कहना चाह रहे थे माई ग्रेड्स आर हायर देन हर ग्रेड्स। आप एक बात ध्यान से देखिए, माई ग्रेड्स आर हायर देन हर ग्रेड्स, मेरा ग्रेड्स उनके ग्रेड्स से हायर है, तो यहां पे आपने हर ग्रेड्स इज इक्वल टू हर्स लिख दिया। तो हमें एक पॉइंट यहां से एक नया रूल निकालते हैं ना, इससे एक नया रूल निकालते हैं कि हम लिखना चाह रहे थे हर, GRADES ग्रेड्स, और इसकी जगह पे हमने लिख दिया हर्स। दोनों में अंतर क्या है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है आपका, जो कि ये हर है, प्लस ग्रेड्स आपका नाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पॉजिटिव प्रोनाउन। यही तो बना ना रूल, क्यों भाइयों? पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पॉजिटिव प्रोनाउन, तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन आपका वहां पे लिख दिया गया। तो ये सेंटेंस भी ग्रामेटिकली करेक्ट था। अगला देखिए, हिज प्रेजेंटेशन वाज बेटर देन माइन, क्योंकि पोजीशन है ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो उधर आना चाहिए पॉजिटिव प्रोनाउन। आप क्या लिखोगे यहां पे? माइन। आप सही है। अगला देखिए, शी लव्स हिम मोर देन, वाओ, कुछ नया मिलेगा इसमें, ध्यान से पढ़ना है आपको इस सेंटेंस को। लिखा हुआ है शी लव्स हिम मोर देन मी। इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखो, आपको 3 प्रोनाउन मिलेंगे, 1 2 3। किससे कंपैरिजन हो रहा है ये भी तो देखना जरूरी है। सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा उस हिसाब से। जैसे मैंने 2 लाइन लिखी है और ये दोनों सही है, मतलब शी लव्स हिम मोर देन मी भी सही है और आई डू भी सही है। कैसे, समझिए। सेंटेंस पहला कहता है शी लव्स हिम, यानी शी हिम को प्यार करती है, एक लड़की किसी लड़के को प्यार करती है, मोर देन मी, मुझसे कहीं ज्यादा, यानी शी मुझसे कहीं ज्यादा हिम से प्यार करती है। ध्यान से सुनना, शी मुझसे कहीं ज्यादा हिम से प्यार करती है, यानी प्यार करने वाली एक है, जिनको किया जा रहा है वो 2 हैं। तो जब कंपैरिजन आप इसके साथ कर रहे हो तो ये इधर ऑब्जेक्ट है, तो दूसरा वाला भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो इसका मतलब ये सेंटेंस करेक्ट था। अब दूसरे वाले को देखिए दोस्तों, कहता है शी लव्स हिम मोर देन आई डू, आई डू बोल दिया, यहां पे सब्जेक्टिव लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया? इसने कहा शी लव्स हिम, शी हिम को प्यार करती, मोर देन आई डू, मेरे मोर देन आई डू, आई जितना करता है उससे ज्यादा शी लव्स हिम। तो इसका मतलब शी हिम को प्यार करती है, आई भी हिम को प्यार करता है, लेकिन मोर देन आई डू, आई जितना करता है उससे मोर शी करती है हिम से। तो कंपैरिजन, इस अकेले को ये दोनों मिलके प्यार कर रहे हैं, तो जो 2 होगा उन्हीं में तो कंपैरिजन होगा ना, अकेले में थोड़ी कंपैरिजन होगा। तो जब ये सब्जेक्टिव है तो ये सब्जेक्टिव होना चाहिए, और जब सब्जेक्ट लगा दिया तो अब तो लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू लिखनी। आगे ही बात समझ में। एक आखिरी कॉन्सेप्ट है बच्चे, आपके केसेस डिफरेंट केवल एक के कंडीशन पे हो सकता है, अगर आप किसी प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन लिखें तो। बस अगर आप प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन लिखोगे तब हो सकता है। जैसे बच्चे एल्डर के साथ टू आता है, अब यहां पे लिखा हुआ है ही इज एल्डर टू आई एम, नहीं लिख सकते आप, क्यों? क्योंकि एल्डर टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस, अभी अभी पढ़ाया कुछ देर पहले। तो अगर प्रेपोजिशन के बाद आएगा आपका प्रोनाउन, तब यहां पे सेम केस कंपैरिजन का फॉर्मूला यहां पे ऐसे केस के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और वो डिफरेंट केस को एक्सेप्टेंस दे देगा बच्चे। तो यहां पे आपका इधर ही है, इधर मी है, और ये सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि ये शब्द टू के बाद लिखा जाता है, एल्डर के साथ टू होता है। अगर कोई और शब्द होता है, जैसे एल्डर की जगह ओल्डर लिखा होता तो ओल्डर देन होता, तो ओल्डर देन फिर आई एम लिखते हैं, क्योंकि देन कोई प्रपोजिशन थोड़ी है यहां पे। तो बच्चे इस तरीके से ये चीजें आपकी बन जाती है। तीसरे नंबर के पॉइंट पे आइए, जो बड़ा प्यारा है। तीसरा पॉइंट कहता है पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला बच्चे। हालांकि ये एडजेक्टिव प्रोनाउन से बना हुआ है, तो हम इसको यहां पे डिटेल में पढ़ा देंगे, तो एडजेक्टिव में रहने देंगे, ठीक है? क्योंकि एक ही जगह पे एक ही चीज को 2 बार थोड़ी पढ़ाएंगे। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है बच्चे? आपने लिस्ट में देखा था 8 आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, 2 फर्स्ट पर्सन में, 1 आपका सेकंड पर्सन में, और बाकी के 5 आपके थर्ड पर्सन में। इन पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को कुछ बातें इनको लेकर याद रखिएगा। रूल नंबर 1, पॉजेसिव एडजेक्टिव जब कभी भी, व्हेनेवर यू यूज पॉजेसिव एडजेक्टिव इन योर सेंटेंस,
जब भी पजेसिव एडजेक्टिव सेंटेंस में आए, मेक श्योर कि पजेसिव एडजेक्टिव किसी नाउन के ठीक पहले लिखा हुआ हो। पजेसिव एडजेक्टिव किसी नाउन के लिए लिखा हुआ हो, यह कहना ज्यादा सही है, ठीक पहले कहना नहीं सही होगा। पजेसिव एडजेक्टिव किसी नाउन के लिए लिखा हो, यानी पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन जरूर होना चाहिए किसी नाउन के पहले। समझ में आ रहा है? अब किसी नाउन के ठीक पहले नहीं कह रहा मैं, कोई एडजेक्टिव बीच में आ गया, जैसे माय ब्रदर, माय बेस्ट ब्रदर, माय फैमिली, माय बेस्ट फैमिली, तो बीच का एडजेक्टिव चलेगा। लेकिन आप माय लिखे हो और आगे फैमिली ना लिखा हो, नाउन ना लिखा हो, यह सरासर गलत है। तो जब भी होगा हमेशा नाउन के साथ होगा। जैसे आपका माय ब्रदर, आर ब्रदर, देयर ब्रदर, योर फैमिली, हिज कार, हिज इंस्टीट्यूशन, माय क्लास, ये सब हमारे नाउन के साथ है, पहला बात। दूसरा पॉइंट ये है, अभी अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव जो ये लिखे हुए हैं, प्लस जब नाउन किया जाता है तो उसी का बन जाता है पजेसिव प्रोनाउन। क्या बन जाता है? पजेसिव। अभी अभी मैंने कहा, जैसे अगर मैं लिखूं कहीं पर माय कार, तो इज इक्वल टू हम इसको माइन लिख सकते हैं। कहीं पर लिखा हुआ है योर ब्रदर, तो हम योर ब्रदर इज इक्वल टू योर्स, पजेसिव प्रोनाउन लिख सकते हैं। कोई भी। आर हाउस इज इक्वल टू आर्स लिख सकते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में ऐसी जरूरत पड़े, जो कि अभी आपने बैक साइड देखा था, मैंने यहां पे प्रैक्टिस भी कराई थी, यहां पे देखिए ये हर्स, क्यों? क्योंकि हम वहां पे लिखना चाह रहे हैं हर ग्रेड। अब ग्रेड एक बार लिखा जा चुका है तो रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि रूल क्या कहता है, नाउन आ गया तो रिपीट नहीं करना है, प्रोनाउन लिखना है। तो सब्जेक्टिव नाउन का सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव नाउन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव नाउन का पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हर्स। अब पजेसिव नाउन क्या होना चाहिए था यहां पे? हर ग्रेड्स। तो हमने क्या लिख दिया? हर्स, हर ग्रेड। जो एडजेक्टिव लिखा होगा प्रोनाउन वाला, उसी का प्रोनाउन। जैसे हर ग्रेड्स आई चाहिए यहां पे, तो हर का हर्स कर दिया। अगर यहां पे माय ग्रेड्स होता तो माइन कर देते, योर ग्रेड्स होता अगर तो योर्स लिख देते। तो बच्चे इसी तरीके से इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। जैसे दूसरे वाले में देखिए यहां पे माय लिखा हुआ था, इसका मतलब वो माय का बताना चाह रहा है पजेसिव प्रोनाउन, दैट विल बी माइन बच्चे। तो यहां पर ये दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि आपको इसके बाद यहां पे ये चीज करना है। चलो इस पर कुछ देख लेते हैं। माई बुक इज ऑन द टेबल, सही है, माई प्लस बुक लिख दिया, ठीक है। आर हाउस इज पेंटेड ब्लू, सही है। योर कार इज पार्क्ड इन द ड्राइववे, सही है। हिज डॉग लव्स टू चेज स्क्वायरल्स, सही है। हर फोन इज रिंगिंग, सही है। देयर गार्डन इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सही है। आगे बात समझ में? आगे बढ़ेंगे और एक बहुत ही शानदार रूल बताएंगे जो आपका दिल खुश कर देगा। बच्चे ध्यान से सुनिएगा। देखो, इस रूल को बताने से पहले आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। देखिए, अगर मैं लिखूं कि मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? आई एम रीडिंग माई बुक, यही लिखेंगे ना। अगर मैं आई की जगह लिख दूं तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो, तो लिखेंगे यू आर रीडिंग, तुम अपनी किताब। तो यू है तो योर हो जाएगा, योर बुक। वो अपनी किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, ही लिखा हुआ है तो यहां पे हिज हो जाएगा। समझाना क्या चाह रहा हूं मैं आपको समझाना यह चाह रहा हूं कि बच्चे, हमारा जो सब्जेक्ट है ना, हम उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अपना पजेसिव एडजेक्टिव लिख रहे हैं। यू है तो योर लिख दिया, ही है तो हिज लिख दिया। अर्थात हमारा अगर सब्जेक्ट आई है तभी वहां पे माय आएगा, अगर वी है तो वहां पे आर आएगा। किसके सेंस में? किसके लिए? अपने के लिए। अपने की मीनिंग होनी चाहिए, मतलब वापस से उसी सब्जेक्ट के। अगर यू है तो पजेसिव एडजेक्टिव हम योर लिख देंगे, यू है तो योर लिख देंगे। समझ में आ रहा है? अगर ही है तो हिज लिख देंगे, शी है तो हर लिख देंगे, दे है तो देयर लिख देंगे, है ना। इट है तो इट्स लिख देंगे, और अगर वन है तो वंस लिख देंगे। ठीक, ये हमारा है। अब यहां पे एक सेंटेंस, अब सवाल समझिएगा मैं क्या पूछने वाला हूं कि आपके सामने ये 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। आई एम रीडिंग माई बुक, यू आर रीडिंग योर बुक, ही इज रीडिंग हिज बुक।
तो भाई साहब अगर हम यहां पे ये कहना चाह रहे हैं मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं, तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो, वो अपनी किताब पढ़ रहा है, तो तीन अलग अलग लाइन एक ही बात को क्यों लिखा जा रहा है? एक साथ ही लिख दो, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी कुछ देर पहले सब्जेक्टिव के ऑर्डर किया था। चलो कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं। ये तीनों में तीन अलग अलग पर्सन के प्रोनाउंस हैं। अगर हमें सेंटेंस का जो सेंस है वो गुड है तो हम 2 3 1 के ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले 2 लिखेंगे, दैट इज यू, फिर 3 लिखेंगे, दैट इज ही, और आखिरी में लिखेंगे दोस्तों आई। तो यू, ही एंड आई। फिर हमने लिख दिया यहां पे आर, फिर हमने लिख दिया रीडिंग। अब सवाल यहां पे ये है डैश बुक, यहां पे क्या लिखेंगे? क्योंकि जब सब्जेक्ट केवल आई था तो माई लिखा, जब केवल ही था तो हिज लिखा, जब केवल यू था तो योर लिखा, अभी तो तीनों हैं तो क्या लिख देंगे? क्या हम यहां पे देयर लिख दें? क्या हम यहां पे आर लिख दें? क्या हम यहां पे योर लिख दें? या इसका कोई रूल भी है दोस्तों? रूल है, सुनिए प्यारे साथियों, जब कभी भी सब्जेक्ट के रूप में एक से ज्यादा अलग अलग पर्सन के प्रोनाउंस आ जाते हैं तो आपका वो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया है तो आपका पजेसिव एडजेक्टिव भी प्लूरल होना चाहिए। पहला पॉइंट, पजेसिव एडजेक्टिव भी प्लूरल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब यहां पे एक प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव लिखना है तो बच्चे कौन सा लिखेंगे? तो पहले तो आप बताओ आपके पास प्लूरल में कौन कौन से हैं। अगर हम फर्स्ट पर्सन में जाएंगे तो हमारे पास ओ यू आर है, सेकंड पर्सन में तो सबय के लिए वही है वाई ओ यू आर, और थर्ड पर्सन में है टी एच ई आई आर। अब रूल सुनिएगा दोस्तों, अगर आपको कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव का ऑर्डर चाहिए प्लूरल में तो हमेशा आपको एक ऑर्डर फॉलो करना है और वो है 1 2 3। दिस ऑर्डर यू हैव टू फॉलो। आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है, आपको 1 2 3 का ऑर्डर फॉलो करना है। अब ये 1 2 3 का जो ऑर्डर है ये कैसे बना? मतलब ये है पजेसिव एडजेक्टिव का ऑर्डर है 1 2 3। अगर आपके प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सन भी दिया हुआ है तो आप वहां पे फर्स्ट पर्सन वाले का उठा के लिख देंगे प्लूरल वाला। अगर फर्स्ट नहीं दिया, केवल सेकंड थर्ड है इधर साइड, तो सेकंड लिखेंगे। और फर्स्ट सेकंड दोनों नहीं दिया, केवल थर्ड है, तब थर्ड देयर वाला लिखेंगे। तो अभी इस जगह पर यू, ही एंड आई आपके पास फर्स्ट है तो आपको कौन सा लिखना है? फर्स्ट वाला। सबसे पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, तो फर्स्ट वाले का प्लूरल लिखना है, दैट इज ओ यू आर। अब आप यहां पे ये मत कहिएगा कि सर वी तो लिखा नहीं है, आर क्यों आ गया? अरे भैया वी नहीं लिखा, आई लिखा है ना, ये है ना फर्स्ट पर्सन का, जो फर्स्ट पर्सन के रेफरेंस के लिए है। अगर केवल आई लिखा होता तो माई लिख जाता उधर साइड, लेकिन आई अपने साथ ये दो और बंदे लेके घूम रहा है भाई साहब। तो जब आई दो और बंदे लेके घूम रहा है तो ये हो गया ना प्लूरल। ये प्लूरल हो गया तो आगे प्लूरल चाहिए फर्स्ट पर्सन का। अब आए अपना माय तो दे नहीं सकता फर्स्ट पर्सन के लिए, क्योंकि वो होता तो एक ही आदमी के लिए है, तो मजबूरी आपको ओ यू आर लिखना पड़ेगा। डन एवरीवन? तो जो इधर साइड ये लिखा हुआ है ना ऑर्डर 1 2 3, यही ऑर्डर आपको फॉलो करना है। आज ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि अच्छा ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया, यही एग्जांपल है, बाकी दूसरा देख लीजिए। बहुत सारे बनेंगे, जैसे 2 3 1 के ऑर्डर में 2 3 सेट कर लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यू एंड ही, फिर लिख दीजिए यहां पे ही एंड आई, फिर लिख दीजिए यहां पे यू एंड आई। अब अगर आपको इन पर सेंटेंस बनाना है, इन पर बनाना है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? सेम सेंटेंस मान लीजिए, बुक यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ठीक है। अब इन पर क्या लिखेंगे? सेम चीज। आप देखो ये कौन सा पर्सन है? सेकंड है। ये कौन सा है? थर्ड। तो आपका तो ऑर्डर है पजेसिव एडजेक्टिव के लिए 1 2 3 ना, तो पहले कौन आएगा? पहले तो सेकंड आएगा। इसमें मत देखना कि यहां पे पहले लिखा गया कि बाद में लिखा गया, क्योंकि ये जो है ये सब्जेक्टिव ऑर्डर है, जो 1 2 3 या 2 3 1 चलेंगे। और अभी हम बात कर रहे हैं पजेसिव, उसके लिए देखो कौन कौन सा प्रोनाउन है। तो सेकंड है, थर्ड, हमारा यहां पर सेकंड है, थर्ड, तो सेकंड पहले आया, इसका मतलब हमें इस वाले का लिखना होगा, दैट इज वाई ओ यू आर। दूसरे में आ जाओ, ये देखो ये थर्ड है, ये आपका फर्स्ट है, तो फर्स्ट थर्ड, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है, तो हमें फर्स्ट वाले का प्लूरल लिखना होगा, दैट इज ओ यू आर। फिर यहां पे देखो ये सेकंड है, ये आपका फर्स्ट है, तो हमें फर्स्ट वाले का प्लूरल लिखना होगा, फर्स्ट वाला यानी फर्स्ट वाले का प्लूरल ओ यू। आ गई बात समझ में? तो अच्छा एक बात यहां पे समझ में आया क्या, कि आपका जो थर्ड पर्सन का देयर है वो कभी जिंदगी में फर्स्ट और सेकंड के साथ आ ही नहीं सकता है, क्योंकि फर्स्ट के साथ आएगा तो भी बाद में हुआ, सेकंड के साथ आएगा तो भी बाद में हुआ।
तो थर्ड वाला आएगा ही केवल तब जब केवल थर्ड लिखा होगा। मतलब ही एंड शी लिखा हो, नेहा एंड हर फैमिली लिखा हो, केवल थर्ड हो, तभी आप देयर लगा सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड अगर साथ में आ गया तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा दोस्तों देयर। आ गई बात समझ में? चलो, इसके बाद आता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये कुल 6 थे बच्चे, और अभी अभी मैंने बताया इसके 1 से 2 रूल्स हैं, बस ज्यादा नहीं है। जैसे पहला कि आप कभी भी पजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी जिंदगी में भूल कर भी नाउन मत लिखिएगा। जैसे आप माइन ब्रदर, माइन कार, माइन इंस्टीट्यूशंस, माइन क्लासेस नहीं होता है, हमेशा माय क्लासेस होता है। ठीक है, तो इनके साथ कभी जिंदगी में नाउन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन जो है वो ऑलरेडी पजेसिव नाउन का ही रूप है दोस्तों। तो नाउन तो उसके अंदर समाया हुआ है, तो अलग से लिख दोगे तो डबल नाउन हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। दूसरा पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पजेसिव प्रोनाउन होता है, हम कर चुके हैं। इट कैन फंक्शन एज बोथ अ सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट। जैसे चाहो चाहे सब्जेक्ट बनाओ चाहे ऑब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि हो तो गया ना ये पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पजेसिव प्रोनाउन। चाहे सब्जेक्ट बनाओ चाहे ऑब्जेक्ट बनाओ, चॉइस इज योर्स। जैसे द कार, द रेड कार इज माय कार। अब कार कार रिपीट हो गया तो बदलिए उसको, तो ये माय कार इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा माइन। द रेड कार इज माइन। आगे, द हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट इज आर नहीं होगा, वो कहना चाह रहा है द हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट इज आर हाउस। अब आर हाउस ना लिखना पड़े तो आपको लिखना पड़ेगा आर्स। द बुक ऑन द टेबल इज उनकी है, देयर्स। केवल क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव अकेला लिखोगे तो नाउन चाहिए होगा, और नाउन लिख दोगे तो रिपीट हो जाएगा, तो आपको पजेसिव प्रोनाउन करना पड़ेगा। दिमाग से खेलो बच्चे। द हाउस इज देयर्स एंड इट इज ब्यूटी, और एंड इट्स ब्यूटी, एंड इट्स ब्यूटी इज एविडेंट, एंड इट्स ब्यूटी ये आपकी वर्ब है ना, तो यहां पे ये वाला इट्स नहीं चाहिए, यहां पे ITS ये इट्स चाहिए, अपोस्ट्रोफी वाला नहीं चाहिए। एडजेक्टिव चाहिए ना आपको, नाउन के पहले एडजेक्टिव। द कीज इन हर हैंड आर हर्स। इज दैट बाइक ओवर देयर योर बाइक? रिपीट कर दिया, योर्स। ठीक है, चलो। सो ये थे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छे से चीजें समझ में आ गई है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे के पॉइंट्स एंड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे जो बने हुए हैं। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं? चलो आ जाओ, थोड़ी स्पीड में करेंगे। ईदर सीता और आरोही फॉरगॉट टू टेक देयर पैरासोल। अभी ध्यान से देखिए, यहां पर आपने सीता और आरोही को कंजंक्शन ईदर और से जोड़ दिया और प्रोनाउन के रूप में देयर लिख दिया। अब कहानी यहां पे समझिए। रूल कहता है कि अगर कभी भी EITHER, ईदर और, नीदर नॉर, या तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये 3 रूल याद रखिएगा, ठीक है, के बाद मतलब इनकी हेल्प से किन्हीं 2 को आपने जोड़ा, ठीक है। 2 को जोड़ने का मतलब है जैसे आपने लिख दिया नीदर सीता, ईदर सीता और आरोही, 2 को जोड़ दिया आपने। जब भी ऐसा केस बनेगा, आपकी जो वर्ब आएगी ना बच्चे, वर्ब जो आएगी ना, वो हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, पास वाला सब्जेक्ट। तो अभी मान लो मुझे यहां पे ये आपने वर्ब लिखी है, ना केवल वर्ब बल्कि प्रोनाउन भी, प्रोनाउन भी, PRONOUN, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, आपने ये वर्ब लिख दिया, तो इसके पास में आरोही ज्यादा है या सीता ज्यादा पास है? कौन ज्यादा पास है? ऑब्वियसली आरोही ज्यादा पास हो गई, तो आपका जो सब्जेक्ट मानी जाएगी वो केवल आरोही मानी जाएगी। अब आरोही सिंगुलर है और एक लड़की है, तो लड़की का प्रोनाउन होता है हर, तो यहां पे जो देयर लिखा हुआ है वो एक्चुअली होना चाहिए था। मेरी बात समझ में आ रही है कि यहां पे हर क्यों आया, देयर क्यों गलत है? क्योंकि सब्जेक्ट में तो केवल आरोही ही आएगी बच्चे ना। द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग इट्स सीट्स। कमिटी ने अपनी सीट्स छोड़ने से पहले मैटर को डिसाइड कर लिया। अब कमिटी आपका कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के लिए इट्स भी आता है और देयर भी आता है। अगर कलेक्टिव नाउन यूनाइट है तो इट्स आएगा, और कलेक्टिव नाउन सेपरेट हो गया तो देयर आएगा। बच्चे यहां पर यूज देयर इंस्टेड ऑफ इट्स, क्यों? क्योंकि आपने यहां पे मेंशन किया है एक शब्द दैट इज सीट्स, और सीट्स में कमिटी एक साथ एक जगह पे नहीं बैठ सकती, कमिटी मेंबर्स को अलग अलग सीट लेनी पड़ेगी। तो जब भी सीट या चेयर की बात करी जाएगी वो कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल हो जाएगा।
तो प्यारे साथियों, द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग इट्स सीट्स। इस सीट्स होने की वजह से कमिटी को प्लूरल कंसीडर करना पड़ा, और प्लूरल करने पर इट्स हटेगा और यहां पे हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी अपनी अलग अलग सीट लेके बैठेगा ना। अगर कमिटी में 10 मेंबर्स है तो 10 अलग अलग सीट्स पे बैठे हैं, तो वो तो प्लूरल हो ही है ना। ध्यान से अगला, a lot of people who have been spending money need to be more careful without theirs money। पजेसिव प्रोनाउन लिखोगे तो क्या नाउन लिखना पड़ेगा? हाँ, और अगर नाउन सही होगा तो वो एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, देयर मनी लिखना पड़ेगा, या तो मनी को हटाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर है रिप्लेस देयर्स विद देयर, क्योंकि बात हम यहां पे मनी की कर रहे हैं। तो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन स्पेंडिंग मनी नीड टू बी मोर केयरफुल विद देयर मनी। अगर आप यहां पे विद देयर्स लिख देते हैं, आप कहेंगे सर नाउन तो रिपीट हो गया। अरे सेंटेंस में कंपैरिजन जैसा केस नहीं है। अगर आप यहां पे देयर्स लिख दोगे तो आप जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे कि बात आप मनी की कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे केस में तो आप करेंगे, इसलिए आपको देयर्स ही हटाना है और वहां पे देयर लिखना है। मनी अपनी जगह सही है दोस्तों। His efforts will bring him more success than yours। ऐसे ही था ना, अभी कई क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगला बताइए, My uncle asked my brother and I to dinner। मेरे अंकल ने मेरे को और मेरे भाई को डिनर को लिए बुलाया। सेंटेंस में कहां गलती है? सबसे पहले माय अंकल, ये आपकी वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। वर्ब के बाद क्या आता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट आता है। अंकल ने बुलाया किसको? मेरे भाई को और मुझको। तो मेरा भाई ये नाउन है, चल जाएगा ऑब्जेक्ट में, लेकिन बाबू प्रोनाउन वाला तो ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, तो इसको हटा के यहां पे भी ऑब्जेक्ट लगाइए। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ देयर ड्यूटी। बच्चे नाउन चैप्टर में आर्टिकल एक है किन्हीं दो नाउन्स के लिए। क्या मतलब था इसका? आर्टिकल एक है किन्हीं दो नाउन्स के लिए, तो इसका मतलब हो गया कि बच्चे आपके दोनों ही नाउन किसी एक आदमी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसी पोस्ट आ जाए कि एक आदमी की नहीं हो सकती, तो फिर दोनों को आर्टिकल देना पड़ेगा। हालांकि यहां पे आपका आर्टिकल का एरर तो चल नहीं रहा है, प्रोनाउन की एरर चल रही है, तो वो एक ही माने गए और ये देयर को हटा के इसकी जगह पे हिज लिखना पड़ा। नाउन चैप्टर देखिए, पढ़ाया हमने नाउन चैप्टर में बहुत अच्छे से ये वाला कॉन्सेप्ट। When people are uninformed about the role of destiny in determining results, तो failures make their feel hopeless। failures make, failures ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, तो आपको यहां पे ऑब्जेक्ट चाहिए ना माय डियर स्टूडेंट्स। देयर फील हटा के देम लिखिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए। फेलियर्स मेक देम फील होपलेस, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। देखो सेंटेंस का साइज कितना बड़ा है और एरर कितनी छोटी सी है ना। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। कितने लोगों ने अपना कंसेंट दिया? दो लोगों ने, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। दोनों आर्टिकल दा लेके आया हुआ है, तो ये दो अलग अलग आदमी है, और दो का मतलब हो गया प्लूरल। तो प्लूरल होने पे प्लूरल चाहिए ना दोस्तों। हिज कैसे लिख सकते हैं? देयर कंसेंट आएगा। प्यारे बच्चों, जो देयर शब्द है ना, ये हर प्रकार का, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे कोई फीमेल हो, चाहे कोई नॉन लिविंग हो, कोई भी चीज प्लूरल है, इनमें से कोई भी प्लूरल है, सबके लिए देयर आएगा। देखो मेल, फीमेल और नॉन लिविंग के सिंगुलर होने पर प्रोनाउन अलग अलग होंगे, ही, शी और इट, लेकिन जब ये प्लूरल है तो कॉमन प्रोनाउन है केवल एक, दैट इज देयर। हमेशा ध्यान रखें। दे, आई एंड यू, हो सकता है ऑर्डर बेस्ड एरर हो। वर लीविंग आवर होम फॉर अ टूर ऑफ शिमला लास्ट मंडे। तो बच्चे यहां पे शिमला के लिए जा रहे तो कुछ गलत तो है नहीं, तो ऑर्डर क्या बनना चाहिए? 231, 231 बनना चाहिए। ये है 2, ये है 1, ये है आपका 3 तो ऑर्डर क्या बनेगा? यू, दे एंड आई, 2 3 1, 231 बनेगा ना। तो सबसे पहले 2 लिखिए, ये 2 है, ये ऑर्डर बनाइए, फिर ये 3 लिखिए, फिर ये 1 लिखिए, 231। क्योंकि बच्चे अगर यहां पे आई की जगह पे वी लिखा होता तब तो 1 2 3 बनाते, क्योंकि तीनों प्लूरल हो जाते।
उसने आई लिख के पास ही पलट दिया। दे ईच वेंट टू हिज असाइंड वैगन। अरे दे ईच तो प्लूरल है ना बच्चे, तो ये हिज कैसे लिख दिया आपने? वो तो प्लूरल है, तो इसलिए वहां पे आना चाहिए देयर। दे ईच में दे सब्जेक्ट हुआ ना। देखो बच्चे, अगर यहां पे आप किसी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद ईच लिखोगे तो फिर ये प्लूरल माना जाएगा, और अगर ईच को पहले लिख दिया आपने, ईच ऑफ देम ये लिख दिया, तो बेटा ये सिंगुलर माना जाएगा। मतलब जो पहले लिखा आएगा, जैसे इसमें दे पहले है तो ये प्लूरल तो प्लूरल, इसमें ईच पहले है तो ईच सिंगुलर तो सिंगुलर, तो यहां पे दे पहले है तो दे प्लूरल तो आगे भी प्लूरल। सिंपल है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आज के कॉन्सेप्ट्स में आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। मजा आया ना दोस्तों? चलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने आज नया क्या सीखा। दिल से अच्छा लगेगा जब आपके कुछ शब्द आएंगे, आपके कुछ वर्ड्स आएंगे। आप लोग कुछ कमेंट कर दिया कीजिए कैसी लगती है आपको मेरी क्लास। मुझे बड़ी खुशी मिलती है और मुझे और भी कुछ नया धमाकेदार कुछ ना कुछ करते रहने का मन करता है कि हाँ बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ और अलग करते हैं। बहुत आइडियाज आते हैं जब आपके अप्रिसिएशन आते हैं तो आप जरूर से जरूर एटलीस्ट एक लाइन लिख दिया कीजिए कि हाँ संदीप सर की क्लास मुझे ऐसी लगी आज ये वाली, ठीक है। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए कि इंग्लिश में ये टॉपिक पे चाहिए तो आप उस पर भी उसको भी मेंशन कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए संदीप सर, ठीक है। तो वहां पे हम उस पर भी बात करेंगे और आगे पीछे कहीं ना कहीं उस पर क्लास शेड्यूल कर लेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए अभी के लिए इतना काफी है। इसका पार्ट 2 देखिएगा प्रोनाउन के आगे के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, और रेगुलर हमारे साथ क्लासेस में बने रहिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस। जय हिंद साथी।